मैं रिया, एक ऐसी लड़की जो कभी अपनी खामोशी में डूबी रहती थी, लेकिन आज अपनी कहानी तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे दर्द, मेरी तन्हाई और उस हौसले की है जिसने मुझे खुद को दोबारा पाने का रास्ता दिखाया। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से शहर इंदौर में हुई, जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ मेरे लिए सब कुछ थी, उनकी गोद मेरी दुनिया, उनकी मुस्कान मेरा आसमान। लेकिन जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, माँ मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मुझे मौत का मतलब भी नहीं पता था। बस इतना याद है कि माँ की साड़ी की खुशबू मुझे चैन देती थी। मैं उस साड़ी को ओढ़कर सो जाती, जैसे वो मुझे माँ की बाहों में ले जाएगी। लेकिन एक दिन वो साड़ी भी मुझसे छीन ली गई। मुझे लगा जैसी मेरी सांसें रुक गई हो। घर में लोग रो रहे थे, लेकिन मैं बस चुपचाप बैठी सबके चेहरों को देखती और माँ को ढूंढती। मेरे अंदर का दुख शायद शब्दों में ढलना ही नहीं जानता था। फिर मेरी मौसी शीला ने मुझे अपने पास ले लिया। उनकी गोद माँ की तरह गर्म नहीं थी, उनके हाथ सख्त थे। कुछ महीनों बाद वो गोद भी दूर हो गई। मौसी ने मुझे संभालना शुरू किया, लेकिन उनका लहजा कड़वा था। वो कहती, रोना बंद कर, मरने वाले वापस नहीं आते। मैं चुप हो जाती। मेरे पापा मेरे लिए आखिरी सुकून थे। उनकी गोद में बैठकर मैं कभी हंस लेती और कभी रो लेती। लेकिन वो नौकरी की मजबूरी में बंधे थे। उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। उन्होंने कहा, रिया, मौसी के पास रहो, मुझे अकेले नए शहर में दिक्कत होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। लेकिन अंदर से लगा जैसे मेरी सांसें फिर खींच ली गई हो, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बोझ हूँ जिसे इधर उधर किया जा सकता है। पहली बार मुझे लगा कि मैं कोई जिम्मेदारी हूँ, कोई चीज़ जिसे बस सहेजा जाता है। मौसी का घर मेरे लिए कभी घर नहीं बना। वो बस एक छत थी जिसके नीचे मैं सांस लेना सीख रही थी। उनका व्यवहार सख्त था और लहजा उससे भी ज्यादा कठोर। वो बार बार कहती, ये लड़की बदकिस्मत है, माँ को ले गई। ये बात मेरी रूह पर निशान छोड़ गई, जैसे मेरी हर मुस्कान पर कोई घाव पड़ जाए। मेरे लिए जिंदगी कुछ पुराने कपड़े, अधूरा खाना और बेवजह की बातें थी। मेरे कजिन भाई बहनों को नए कपड़े मिलते, लेकिन मुझसे कहा जाता, तुम्हारी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तुम सादगी में ही अच्छी लगती हो। सादगी मेरे लिए जबरदस्ती थोपी गई पहचान बन गई, एक सजा जो माँ के जाने के बाद मेरे हिस्से आई। पापा जब फोन करते, मैं चाहती कि मैं उनसे कह दूं कि मैं यहाँ खुश नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन वो पूछते, बेटा सब ठीक है ना, मौसी ख्याल रखती है ना? और मैं कहती, हाँ पापा सब ठीक है। मैं उनकी परेशानी नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी उनकी मुस्कान के पीछे छुपी थकान में देख सकती थी। मौसी के घर में मेरी आवाज़ कम थी और काम ज्यादा। जब मेहमान आते, मौसी मेरा परिचय ऐसे देती जैसे मैं कोई बोझ हूँ जिसे वो ढो रही है। मेरी बहन की बेटी है, माँ के बिना पल रही है, हमने ही संभाला है। मेहमान जाते तो वो मुझे बुलाकर कहती, तेरी माँ तो चली गई, हमने तुझे पाला, एहसान मानना सीख। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती। मेरी आंखें अक्सर नम रहती, मेरे हाथ कपकपाते थे, मेरा चेहरा सादा और थका हुआ। एक बार किसी रिश्तेदार ने कहा, इतनी सांवली है, इसे कौन पसंद करेगा? मौसी ने हंसकर कहा, बस कोई अंधा मिल जाए तो बात बन जाए। ये बातें मेरे लिए ताने नहीं, जंजीरें बन गई। मैंने शीशे से दोस्ती तोड़ दी, गुड़िया के बाल संवारना छोड़ दिया, ख्वाब देखना बंद कर दिया। मेरी दुनिया वही थी जो मेरी मौसी ने मेरे लिए चुनी थी। मेरे कजिन भाई बहन शाम को ट्यूशन जाते और मैं घर में झाड़ू पोछा करती। जब मैंने कहा मुझे भी ट्यूशन जाना है, तो मौसी ने सख्ती से कहा, तेरी पढ़ाई की हद स्कूल तक है, ट्यूशन पढ़ने की तेरी औकात नहीं, ज्यादा पढ़ाई लड़कियों को बिगाड़ देती है। मैंने चुप रहना सीख लिया, अपनी चाहतों को दफन करना मेरी आदत बन गई। एक दिन पापा कुछ दिनों के लिए आए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं उनसे गले लगने की कोशिश करती, मौसी टोक देती, बड़ी हो गई है, थोड़ा लिहाज कर। मैं पीछे हट जाती। पापा ने मेरी आंखों में देखा, शायद वो समझ गए या शायद नहीं। वो चुप रहे। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मेरी सहेलियों ने कहा था, पिता सबसे बड़ा रक्षक होता है, लेकिन मेरा रक्षक भी अब दूर जा चुका था। मेरे लिए सिर्फ खामोशी बची थी, वो चुप्पी जो मेरे अंदर गूंजती थी। मैं चाहती थी कि कोई पूछे, रिया तू क्या चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को जब सो जाते तो मैं कोने में छुपकर अपनी डायरी लिखती, छोटे छोटे वाक्य, जैसे आज बारिश हुई मैं भीग नहीं सकी, या क्या मैं कभी किसी की पसंद बन सकती हूँ। ये शब्द मेरे राजदार थे, मेरी दुनिया के चौकीदार। लेकिन एक दिन मौसी ने वो डायरी पढ़ ली। वो चिल्लाई, कितनी खराब बातें लिखी हैं, चुप रहे वरना लोग कहेंगे हमने तुझे बिगाड़ दिया। उस दिन मेरी डायरी भी छिन गई और मैं पूरी तरह चुप हो गई।
मुझे नहीं पता था कि मेरी चुप्पी एक दिन किसी की नज़रों में जगह बनाएगी। बस इतना जानती थी कि माँ का ना होना सिर्फ एक कमी नहीं, एक जंग है जो मैं रोज़ अकेले खामोशी से बिना हथियारों से लड़ रही थी। हर त्योहार पर मेरे भाई बहनों को नए कपड़े, चूड़ियाँ, रंग बिरंगे तोहफे मिलते, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं होता। जब मैं मासी से पूछती, आंखें नीचे किए, दिल में आधी अधूरी ख्वाहिश दबाए, तो वो सख्ती से कहती, तेरी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आदत डाल ले। जैसे माँ का जाना मेरा गुनाह था, जैसे मेरी चाहते हक नहीं बल्कि गुस्ताखी थी। पापा जो भी मेरे लिए पैसे या तोहफे भेजते, वो मौसी के हाथों में जाकर उनके बच्चों पर खर्च हो जाते। जब मैं कुछ मांगती तो वो मुझे तंज भरे लहजे में कहती, तुझे घर में रखा है, खाना कपड़ा मुफ्त में मिलता है, अब क्या तुझे रानी बनाऊं, बदकिस्मत कही की। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते, जैसे रोज मुझे किसी छोटे मोटे गुनाह की सजा दी जा रही हो। मेरे कमरे में अलमारी नहीं थी, सिर्फ एक पुराना सा बक्सा जिसमें मेरे कपड़े रखे जाते, वो भी ज्यादातर फटे हुए या किसी के उतरे हुए। कभी कभी मौसी की बेटियों के छोटे पड़ गए कपड़े मुझे दे दिए जाते। एक बार मैंने एक कमीज पहनने से मना कर दिया जिस पर बड़ा सा दाग था। मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर झटका और कहा, ना शुक्र लड़की, जो मिला वो पहन, तेरी औकात यही है। फिर वो दिन आया जब मौसी मुझे एक बड़ी शादी में ले गई। वो उनके किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी। घर में सबके लिए नए कपड़े निकाले गए, मेहंदी की खुशबू, रंग बिरंगे जोड़े, चूड़ियों की खनक, हर तरफ उत्सव का माहौल था। सबके चेहरों पर चमक, आंखों में खुशी, और मैं पुराने बेजान कपड़ों में लिपटी जैसे किसी और दुनिया की चीज। शादी में जाने से पहले मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरी कमीज का रंग फीका पड़ चुका था, दुपट्टा पुराना और बेजान, और चप्पलें उस चमक दमक में जैसे शर्मिंदा। मैंने आंखें बंद की और माँ की साड़ी की खुशबू को याद किया, वो साड़ी जो कभी मेरे आश्रय थी। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी और दिल चाह रहा था कि काश कोई मुझे भी एक छोटा सा चूड़ियों का सेट दे दे, बस दिल की तसल्ली के लिए। जब हम शादी हॉल पहुंचे, रोशनी का समंदर मेरी आंखों को चकाचौंध कर रहा था, खुशी, हंसी और रंगों का मेला। लेकिन मैं उसमें एक धुंधला सा साया थी। लोगों की नजरें मेरे कपड़ों, मेरे बालों, मेरे चेहरों पर रुकती, फिर जल्दी से हट जाती, जैसे कोई पुराना मंजर देख लिया हो। मेरी चाल धीमी थी, सर झुका हुआ और दिल में एक अजीब सी कसक। एक औरत ने मासी से पूछा, ये कौन है? मासी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी बहन की बेटी है, माँ के बिना पल रही है, सादगी पसंद करती है। ये शब्द मेरे सीने में चुभे, जैसे सादगी कोई एहसास नहीं बल्कि एक ताना हो। मैं कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नजरें मुझे चुभ रही थी, खासकर उन लड़कियों की जो खूबसूरत कपड़े और मेहंदी सजे हाथों के साथ हंस रही थी। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनकी नजरें सब मुझे याद दिला रही थी कि मैं उनमें से नहीं। एक लड़की ने कहा, ये तो किसी नौकरानी जैसी लगती है, और सब हंस पड़ी। मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पलकों से रोक लिया। मैंने सीख लिया था कि आंसुओं को छुपाना ही ताकत है, वरना कमजोर कहलाओगी। थोड़ी देर बाद मौसी आई और मुझे डांट कर उठाया, चल मेहमानों को पानी पिला, वैसे भी हाथ पैर तो ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी का जग थाम लिया। हर कदम के साथ मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक शादी जहाँ लड़कियां सपने सजाती हैं, मेरे लिए एक और इम्तिहान बन गई थी उस भीड़ में, जहाँ खुशबू थी, हंसी थी, रोशनी थी। मैं अकेली थी, एक साया जो खुशी के शोर में दब गया था। मैंने दिल में बस एक ख्वाहिश की, काश माँ होती, बस एक पल के लिए मुझे गले लगाकर कहती, मेरी बेटी तू सबसे प्यारी है। लेकिन वो पल नहीं आया, ना वो आवाज, ना वो गोद। बस मैं थी पुराने कपड़ों में, नई दुल्हनों के बीच, और दिल में एक गहरी खामोशी। शादी की महफिल में शोर बहुत था, लेकिन मेरे अंदर सन्नाटा। रोशनी, हंसी, बातें, सब मेरे इर्द गिर्द था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ दूर, अजनबी सा। मैं कोने में बैठी अपनी उंगलियां घुमा रही थी, जैसे उनमें कोई सुकून तलाश कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से सर उठाया। रोशनी के उस पार एक शख्स खड़ा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी, सीधी, गहरी, नर्म। वो नजर जैसे मुझ पर पड़ रही थी, जैसे वो समझना चाहता हो, जैसे मैं कभी कह नहीं पाई। वो शख्स सलीके से कपड़े पहना था, सफेद कुर्ता, साफ चेहरा, आंखों में गंभीरता और शालीनता का मेल। वो उन मेहमानों जैसा नहीं लगता था जो सिर्फ दिखावे के लिए आए हो। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। मैंने घबराकर नजरें हटा ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी की नजर ने मुझे यूं छुआ था, जैसे मेरी चुप्पी को सुन लिया हो। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने अपने हाथ देखे, जिनमें ना मेहंदी थी, ना कोई सजावट, बस काम की थकान के निशान।
मैंने अपने कपड़े देखे जो उस भीड़ के रंगों में कहीं खो गए थे, लेकिन उसकी नज़र जैसे उन सब से ऊपर उठकर मेरे दिल तक पहुंची थी। मौसी मेरे पास आई, मेरी झुकी गर्दन देखकर चिल्लाई, क्या घूर रही है, कुछ काम कर ले, बस बैठने आई है। उनकी आवाज में वही कड़वाहट थी जो मैं रोज सुनती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी डांट में वो असर नहीं था, क्योंकि मेरे कानों में अभी भी वो खामोश नजर घूम रही थी। मौसी ने मुझे खींचकर उठाया और मेज पर प्लेट सजाने को कहा। मैंने नजरें नीचे रखी और काम शुरू किया, लेकिन दिल में तूफान मचा था, जैसे किसी ने बरसों बाद मेरे वजूद को गवाही दी हो। मैंने चुपके से दोबारा उसकी तरफ देखा। वो अभी भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सवाल था। शायद मेरे कपड़े, मेरा अंदाज देखकर वो सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, कोई नौकरानी या कोई साधारण मेहमान, या कोई ऐसी लड़की जो इस महफिल में बस मजबूरी से है। लेकिन उसकी आंखों में हिराकत नहीं थी, बल्कि जैसे दया थी, और कुछ ऐसा जो शब्दों से बाहर था। किसी मेहमान ने उससे बात की, वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता चला कि वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, दुल्हन के भाई का दोस्त और इस शादी का खास मेहमान। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो नेक दिल है, सादा मिजाज है, कारोबार में ईमानदार। लेकिन मैं कुछ नहीं सुन रही थी। मैं तो बस उस पल को संभाल रही थी जब उसकी नजरों ने मेरी चुप्पी को छुआ था। मैंने दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस किया, ना खुशी ना डर, बल्कि कुछ ऐसा जो उसने बिना कुछ कहे मेरे अंदर छोड़ दिया था। मैंने खुद से कहा, शायद यही वो पल है जिन्हें लोग पहली नज़र का जादू कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था जब किसी ने मुझे ऐसे देखा, जैसे मैं कोई बोझ नहीं बल्कि एक इंसान हूँ जिसके पास दिल है, एहसास है। बाकी शाम मैंने कई बार चुपके से उसकी तरफ देखा, कभी वो बात कर रहा होता, कभी चुपचाप बैठा, लेकिन हर बार उसकी वो पहली नज़र मेरे दिल में ताज़ा हो जाती। जब हम वापस जा रहे थे, मौसी गाड़ी में शादी की बुराइयां करती रही, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं चुप थी, लेकिन मेरा दिल बिना आवाज के बात कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रोशनी की चमक पीछे छूट गई थी, लेकिन वो एक नज़र मेरे साथ चल रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर का शीशा साफ कर दिया हो। मैंने पहली बार खुद को अपनी नजरों से देखा। शायद मैं सिर्फ पुराने कपड़ों वाली सादा लड़की नहीं थी। शायद मैं भी किसी की नज़र में कुछ कहने लायक थी। शायद खामोशी भी बोलती है, अगर कोई उसे सुनने वाला हो। 2 दिन बीत गए, लेकिन उस शाम की हर तस्वीर मेरे अंदर जमी रही। वो नज़र, वो पल, वो खामोश एहसास, सब बार बार याद आ रहा था। मौसी ने मुझे हमेशा की तरह काम में लगाए रखा। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, मेरे हाथ चलते रहे, लेकिन दिमाग कहीं और था। एक अधूरा सवाल मेरे अंदर पल रहा था, क्या वो नज़र बस एक इत्तेफाक थी, या इसके पीछे कुछ और था। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैं सड़क किनारे धीरे धीरे चल रही थी। मौसम ठंडा था, सूरज डूबने वाला था। मेरे कांधे पर बैग था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। सारा दिन मैंने चुपचाप पढ़ाई की, किसी से बात नहीं की। तभी सड़क के किनारे एक काली गाड़ी रुकी, शीशे हल्के खुले थे और मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने आंखें सिकोड़कर देखा, वही शख्स, वही नजर और वही चेहरा। गाड़ी का दरवाजा खुला, वो बाहर निकला, हाथ जेब में, चेहरे पर वही गंभीरता जिसने पहली बार मुझे अपनी ओर खींचा था। हेलो, उसकी आवाज नरम थी। आप यहाँ से पैदल जा रही हैं, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। उसका अंदाज इतना नर्म था कि डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं चुप रही। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो कोई दबाव नहीं डाल रहा था, बस एक पेशकश थी इज्जत से भरी। मैंने नजरें उठाई और देखा तो उसकी आंखों में वही नरमी थी जो मैंने पहले देखी थी, लेकिन मेरे अंदर की जंजीरें अभी टूटने को तैयार नहीं थी। मैंने सर हिलाकर मना किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। वो पीछे नहीं आया और कुछ नहीं बोला, बस वही खड़ा रहा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी खामोशी ने उस तक बात पहुंचा दी थी। घर पहुंचकर मौसी ने वही सवाल पूछे जो रोज का रिवाज था। कहाँ थी, देर क्यों हुई, कोई आवारागर्दी कर रही थी क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, किसी के नरम व्यवहार की गर्माहट, किसी की ऐसी तवज्जो जो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी, मुझे बेचैन कर रही थी। रात को जब सब सो गए, मैंने अपनी डायरी निकाली जो अब भी किसी पुराने कपड़े के नीचे छुपी थी। मैंने लिखा, आज वो फिर मिला। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पेशकश की। मैंने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मना किया। लेकिन दिल में जैसे कोई दरवाजा खुल गया, एक दरवाजा जिससे रोशनी तो नहीं, लेकिन उम्मीद जरूर आई। वो रात मेरे लिए बेचैन थी। नींद आई, लेकिन टूटी फूटी। ख्वाब में भी वही चेहरा, वही गाड़ी, वही आवाज गूंजती रही।
अगले दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी खामोशी को समझूंगी। अगर अगली बार कुछ कहने का मौका मिला तो मैं कहूंगी, लेकिन अभी के लिए वो एक पल काफी था जब किसी ने मेरी चुप्पी को सुना और उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद कोई है जो मेरी खामोशी को भी उतना ही वजन देता है जितना शब्दों को। शायद यही वो शुरुआत थी जिसे किस्मत चुपके से लिखती है, और मैं बिना कुछ कहे उसका हिस्सा बन चुकी थी। सुबह हमेशा की तरह हुई, लेकिन दिल में हल्की सी हलचल थी, जैसे हवा में कुछ बदल रहा हो। कॉलेज जाते वक्त मैंने शीशे में खुद को देखा। वही सादा कपड़े, वही बंधे हुए बाल, वही खामोशी जो मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज उस खामोशी में एक हल्का सा शोर था, जैसे दिल में कुछ हिल रहा हो। कॉलेज के बाहर वही सड़क, वही पेड़, वही हल्की धूप, और फिर वही गाड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कल थी। इस बार वो बाहर नहीं निकला। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और ड्राइवर की सीट से वही चेहरा दिखा। वो मुझे चुपचाप देखता रहा। मैंने नजर नीचे रखी, जैसे जमीन ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह हो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा पैकेट जिसमें एक चॉकलेट थी और एक नोट मेरी ओर बढ़ाया। मेरे कदम रुक गए। मैंने बिना कुछ कहे, बिना नजर मिलाए चॉकलेट और नोट ले लिया। उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सर हिलाया, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। कॉलेज के अंदर जाते ही मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। मैं जल्दी से बाथरूम गई, दरवाजा बंद किया और जेब से नोट निकाला। छोटे से कागज पर साफ लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन करती है। ये शब्द कम थे, लेकिन उनका वजन मेरे दिल पर भारी था। मैं देर तक वो नोट देखती रही, जैसे किसी ने मेरे दिल की परतें खोलकर ये वाक्य निकाला हो। मेरी खामोशी, जिसे सबने कमजोरी कहा, किसी के लिए बेचैनी बन रही थी। नकारात्मक अंदाज में, बल्कि जैसे कोई मेरे दर्द को महसूस कर रहा हो। सारा दिन मेरी उंगलियां उस नोट को छूती रही। मैंने किसी से बात नहीं की, जैसे दिल की ये गुफ्तगू आवाज में ढलने लायक नहीं थी। लेकिन मेरी धड़कनें अब वैसी नहीं थी। वो तेज थी, बेचैनी में लिपटी, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी। अगले कई दिन वो वहां नजर आया, कभी गाड़ी में, कभी पेड़ की छाव में खड़ा। लेकिन ना उसने कुछ कहा, ना कोई सवाल किया। वो बस मौजूद रहा, जैसे उसकी खामोशी मेरी खामोशी से जुड़ रही हो। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे वक्त दे रहा हो, मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हो। वो उन लड़कों से अलग था जो ताने कसते हैं, जो नजरों से इज्जत छीनते हैं। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी सुरक्षा थी, जैसे उसने वादा किया हो, तुम जब चाहो जैसे चाहो बात करो, मैं सिर्फ सुनने के लिए हूँ। कभी कभी मैं खुद को उसे देखते हुए पकड़ लेती। दिल में एक अनजानी लहर उठती, जो डर की नहीं, उम्मीद से भरी थी। मैंने दोबारा उस नोट को पढ़ा। तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन करती है। मेरे दिल ने पहली बार मेरे हक में आवाज दी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू सिर्फ चुप नहीं, तू महसूस भी करती है, तू सुनने लायक है। मौसी को पता नहीं था, उनका ध्यान अपनी दुनिया और अपने बच्चों पर था। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात उनके लिए कोई खबर नहीं थे। लेकिन अब मैं जानती थी कि कहीं कोई ऐसा भी है जो मेरी खामोशी की परतें पढ़ रहा है। मैंने डायरी में लिखा, किसी ने मेरी चुप्पी को पहली बार आवाज दी। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कह देता है। मैं अभी भी चुप हूँ, लेकिन मेरी धड़कनें बोलने लगी। उस रात मैंने नोट को तकिए के नीचे रखा, जैसे कोई तावीज हो, कोई राज की चाबी। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें अब उम्मीद का एक बीज बोया जा चुका था, और मेरा दिल उसे सींचने को तैयार था। सारा दिन सामान्य रहा। कॉलेज से लौटी, कामों में लगी रही। किसी को मेरी बेचैनी का अंदाजा नहीं था, और शायद किसी को फिक्र भी नहीं थी। वही चुपचाप दिनचर्या, वही धूल भरी जिंदगी। लेकिन अंदर कुछ हिल चुका था। वो नोट, वो चॉकलेट, वो पल, सब मेरे लिए धड़क रहे थे। मैंने नोट को अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने में छुपा रखा था, जैसे दिल के सबसे सुरक्षित कोने में। मैं उसे बार बार पढ़ती, चुपके से मुस्कुराती और जल्दी से किताबों के बीच छुपा देती, जैसे कोई चोरी कर रही हो। उस दिन मौसी को कुछ ढूंढने की सनक सवार थी। वो हर कमरे, हर दराज, हर बक्से को खंगाल रही थी। मेरी किताबों का ढेर भी उनकी नजर में आ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो पन्ने पलटती गई, और फिर वो पन्ना खुल गया जिसमें मेरा राज छुपा था। वो छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन करती है। मौसी का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत चमकी। उन्होंने नोट निकाला, चॉकलेट देखी और नोटबुक मेरे सामने पटक दी। ये क्या है? वो चिल्लाई। मैंने चुपचाप नजरें झुका ली। तेरे माँ बाप ने तुझे ये दिन दिखाने के लिए जन्म दिया था। घर में बैठकर बदनामी के बीज बो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे होठ कांपने लगे, लेकिन जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ना शुक्र लड़की, तुझे रोटी कपड़ा दे रहे हैं,
सर छुपाने की जगह दी है और तू एहसान भूल गई। फिर उनका हाथ उठा और मेरे गाल पर जोर की चपट पड़ी। मैं पीछे हट गई, लेकिन वो नहीं रुकी। एक के बाद एक तमाचा, एक के बाद एक ताना, हर शब्द मेरे दिल पर वार कर रहा था। अपने बाप का नाम डुबोएगी, हमने तुझे पालकर यही सिखाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर सके। उन्होंने मेरे बाल पकड़े, मुझे खींचा और जमीन पर ढकेल दिया। मैं संभल नहीं सकी, घुटनों के बल गिर गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे रुक गया था। वो नोट जो कभी मेरे लिए रोशनी थी, अब जैसे आग में जल रहा था। चोट के निशान 2 दिन में मिट गए, लेकिन दिल के जख्म कहाँ मिटते हैं। मेरे अंदर एक घुटन जम गई, जैसे हर सांस में शर्मिंदगी घुल रही हो। उस रात खाने की मेज पर कोई बात नहीं हुई। मौसी ने अपने बच्चों को खाना दिया और मुझसे कहा, आज भूखी रहे, सबक सिखाना जरूरी है। मैंने भूख महसूस नहीं की, जैसे मेरे दिल ने सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया हो। कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। न रोना आया और ना सोचा। वो नोट मेरे सामने पड़ा था, शर्मिंदा सा। मैंने उसे हाथ में लिया और आंखों के पास लाई, और पहली बार खुद से नफरत हुई, अपनी किस्मत से, उस एहसास से जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए खुश होने दिया। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ रुक गए। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर किसी की तवज्जो मेरे लिए गलत है, तो शायद ये दुनिया ही ठीक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ, वो नजर, वो शब्द झूठे नहीं थे। मैंने नोट को किताब में वापस रखा और दिल में कहा, अब मेरी चुप्पी सिर्फ मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की थी, जो तूफान आया था, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ने की नहीं, कुछ जगाने की कोशिश की थी। शायद यही वो पल था जिसके बाद लड़कियां पलटती हैं, खामोशी से, लेकिन हमेशा के लिए। मार खाने के बाद ना सिर्फ शरीर थक गया था, बल्कि दिल भी टूट चुका था। मेरी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, दिल में सन्नाटा, और दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, नाशुक्र लड़की, अपने बाप का नाम डुबोएगी। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त मैंने किताबें नहीं छुई, हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि अब पढ़ने और कुछ हासिल करने का हक छिन गया हो, जैसे मेरे सपनों पर ताला लग गया हो। मौसी ने मेरी सूजी आंखों पर एक नजर डाली और कहा, बेहतर है घर पर रहे, कम से कम कोई नया तमाशा नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दुनिया सचमुच छोटी हो गई थी, सिर्फ एक कमरा, एक खामोशी और वही दीवारें जो मेरे टूटे सपनों की गवाह थी। अब हर सुबह मौसी की बेटी कॉलेज जाती, तैयार होकर हंसती खेलती, और मैं एक खामोश जिस्म जो घर के कामों में बंधा था। लेकिन अगले दिन जैसे वक्त ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। दोपहर को मौसी किसी रिश्तेदार के घर गई थी। मैं किचन में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था, जिसकी नजर ने मेरे दिल में हलचल मचाई थी, और वो नोट जो मेरी तन्हाई का गवाह था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ मेरे पापा खड़े थे। मुझे लगा जैसे जमीन रुक गई हो। मैं दरवाजे के पास जमी रह गई। पापा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब वो शायद खुद दे चुके थे। बेटा, ये तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों से आंसुओं की लहर बह निकली, खुशी, हैरानी और शायद बरसों का दबा दुख। ये पहला मौका था जब किसी ने मुझसे पूछा, तू क्या चाहती है? ना मजबूरी, ना हुक्म, सिर्फ मेरा फैसला। वो शख्स जिसने मेरे वजूद को खामोशी से पहचाना था, वो आज मेरे लिए खड़ा था। और मेरे पापा, जिन्हें मैं हमेशा दूर समझती थी, आज मेरे रक्षक बनकर आए थे। मौसी तूफान की तरह लौटी, उन्हें जैसे खबर मिल चुकी थी। सबको देखकर वो भड़क उठी। ये क्या हो रहा है? इस बदकिस्मत के लिए रिश्ता? क्या घर में कोई और नहीं बचा? वो चिल्लाई, ताने मारे, मोहल्ले को सुनाया, रिश्तेदारों को बुलाया, जैसे कोई अदालत लग गई हो। लेकिन पापा आज चुप नहीं थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी, फिर सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी अब चुप नहीं रहेगी। मैं उसका फैसला सुनूंगा और किसी का नहीं। ये शब्द मेरे लिए जिंदगी का ऐलान थे। मैंने पहली बार खुद को किसी की बेटी महसूस किया, ना बोझ, ना जिम्मेदारी, बल्कि किसी की इज्जत। मौसी ने कहा, इसमें ऐसा क्या देख लिया? वो शख्स आगे बढ़ा और पहली बार बोला, चुप नहीं, खामोश है, और इस खामोशी में गरिमा है, दर्द है और सच्चाई है। मुझे यही चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा ने मेरी तरफ देखा, बेटा तू क्या चाहती है? मैंने आंखें नम रखी, बस सर हिलाया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी जंजीरें टूट गईं, जैसे मैं एक नई जिंदगी की दहलीज पर हूँ, जहाँ मेरी आवाज सुनी जाएगी, मेरे फैसले को अहमियत मिलेगी। मौसी की चीखें पीछे रह गई, लोगों की बातें पीछे रह गई। आगे सिर्फ रोशनी थी, जिनमें ना सिर्फ वो शख्स मेरा साथ दे रहा था,
बल्कि मेरे पापा ने भी मेरा हाथ थामकर कहा था, अब ये सफर तेरा है। हमारी शादी सादगी से हुई, ना बैंड बाजा, ना बारात, ना हंसी खुशी का शोर। बस कुछ लोग, कुछ खामोश दुआएं और औपचारिक बधाइयाँ जो ज्यादातर दिखावे से भरी थी। मैं दुल्हन बनी, लेकिन वो पल मेरे लिए कोई सपना नहीं था, जैसे लड़कियां बचपन से सोचती हैं। मेरे कपड़ों में चमक नहीं थी, पारंपरिक गहने नहीं थे, और मेकअप बस इतना कि चेहरा ढका ना लगे। जब मैं शीशे के सामने बैठी तो अपनी आंखों में वही खामोशी देखी जो बरसों से मेरे साथ थी। दुल्हन बनने के बावजूद मेरा दिल उस पुरानी शादी की यादों में लिपटा था, जब लोगों की नजरें मुझे चुभी थी। विदाई के वक्त मौसी का चेहरा गुस्से से भरा था। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी, जैसे कह रही हो, देखो, वही लड़की जिसे हमने सादगी सिखाई आज अपनी मर्जी से जा रही है। रिश्तेदार आए, लेकिन सब मेरे अतीत को टटोलने आए थे, खुशी देने नहीं। उनकी नजरें अब भी वैसी ही थी, छेदती, तौलती, अंदाजा लगाती। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, दुल्हन कितनी सादी है, गहने भी शायद किराए के हैं। कुछ ने कहा, प्यार की शादी है तभी इतनी सादगी है। किसी ने नहीं सोचा कि मेरे लिए ये शादी एक क्रांति है। ये वो पल था जब मैंने पहली बार अपनी मर्जी से फैसला लिया था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो पुराने जख्म चुभ रहे थे। वो रातें जब मौसी की बातें दिल को तोड़ती थी, वो दिन जब मुझे त्योहार पर नए कपड़े नहीं मिले, वो पल जब मेरे सपनों को कुचल दिया गया। मेरे पति आदित्य खामोश, सभ्य और सच्चे थे। उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब मैं विदाई के बाद उनके साथ गाड़ी में बैठी, उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, जो तुम हो वही काफी है। ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थे, लेकिन मैं जानती थी कि दिल को राहत से ज्यादा वक्त चाहिए। शादी के बाद हम इंदौर में एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। वो जगह मेरे लिए नई थी, लेकिन परिचित सी लगती थी। शायद इसलिए कि यहाँ जख्म नहीं थे, सिर्फ संभावनाएं थी। आदित्य ने हर चीज खुद सजाई थी, पर्दे, मेरे कपड़ों के लिए अलमारी में जगह, और बेड के पास एक छोटा सा फ्रेम जिसमें लिखा था, ये जिंदगी अब तुम्हारी मर्जी से चलेगी। मैंने वो फ्रेम देखा और दिल में कुछ नरम पड़ने लगा, जैसे बरसों की कड़वाहट पिघल रही हो। लेकिन वो जख्म जो मेरे दिल में चुभे थे, वो अभी भी सांसों के साथ आते जाते थे। रात को जब मैं अकेले बिस्तर पर लेटी, आदित्य दूसरे कमरे में था, ताकि मुझे आराम मिले। मैं छत को देखती रही। रोशनी धीमी थी, लेकिन यादें तेज। मुझे वो दिन याद आया जब मौसी ने मेरी नोटबुक पटकी थी। वो पल जब मैंने डर से नोट फाड़ने की सोची थी। वो सुबह जब मैं कॉलेज नहीं गई, और वो शाम जब पापा दरवाजे पर खड़े थे, मेरी मर्जी पूछने। ये सब यादें मेरे दिल के पर्दे पर चल रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द फिर जिंदा हो रहा हो। मैंने आंखें बंद की और दिल से पूछा कि अब सब ठीक है। दिल ने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अब रास्ता खुला है। शादी चाहे कितनी सादी रही हो, मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। दिल में चुभने वाले जख्म अब भी थे, लेकिन उनके साथ एक नया जज्बा था, उम्मीद। और उम्मीद वो चीज है जो एक सादी दुल्हन को भी नई जिंदगी की ओर ले जा सकती है। मैं सो गई, दिल में इतनी रोशनी लेकर जितनी पहले कभी नहीं थी। शादी के बाद जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ गई, वो रास्ता जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे अंदर अभी भी एक अजनबी सी खामोशी थी, लेकिन अब उसके साथ एक हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई सोया हुआ सपना जगा रहा हो। शुरू के दिन अजीब थे। मैं हर चीज को शक की नजर से देखती, हर मुस्कान में कुछ छुपा ढूंढती, हर खामोशी को तूफान का इशारा समझती। लेकिन आदित्य हर पल नरमी से पेश आया। उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी में सुकून था, जो शब्दों से बड़ा था। एक सुबह नाश्ते के वक्त उसने मेरे सामने एक फाइल रखी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? उसने कहा, तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब पढ़ो जो तुमने छोड़ दिया था। मेरी आंखें जैसे रोशनी से भर गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी बात पूरी होने से पहले कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। ये वो शब्द थे जो मैं बरसों से सुनना चाहती थी। वो मुझे मेरी खोई हुई दुनिया लौटा रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची, वो मेरे साथ था। रास्ते में हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हर पल मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चल रहा है, मेरे फैसलों की ताकत बनकर। कॉलेज की इमारत वही थी, वही दरवाजे, वही क्लासरूम और वही बेंच। लेकिन अब मैं वो नहीं थी जो कोने में बैठकर खुद से बातें करती थी। अब मेरे अंदर चाहत कम और हौसला ज्यादा था। दाखिला पूरा हुआ। जब मैं फॉर्म जमा करवाकर बाहर निकली, वो वहां खड़ा था, जैसे उस पल का इंतजार कर रहा हो। कैसा लगा? उसने पूछा। अजीब, लेकिन अच्छा, मैंने पहली बार खुलकर कहा। वापसी में एक छोटे से ढाबे पर रुके।
मैंने गर्म चाय का पहला घूंट लिया और महसूस किया कि कुछ टूट रहा है। शायद वो दीवार जो बरसों से मेरे अंदर खड़ी थी। आदित्य ने कभी मेरे अंदर झांकने की जबरदस्ती नहीं की। वो कहता, मैं तुम्हारे रास्ते पर चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी नकल करनी है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। कॉलेज के दिन फिर शुरू हुए। शुरू में सब कुछ नया और अजनबी लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उस माहौल में लौट आई। अब मैं कोने में नहीं छुपती थी। मैं सवाल पूछती, जवाब देती। एक दिन एक सीनियर लड़की मेरे पास आई और बोली, तुम में एक अजीब सी ताकत है। पहले दिन लगा था कि तुम चुप रहोगी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी खामोशी बोलती है। मैं मुस्कुराई और दिल से बोली, ये खामोशी अब मेरी ताकत है। घर लौटकर मैंने आदित्य से कहा, पता है आज मुझे लगा कि मैं खुद से दोबारा मिल रही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ से तुम बिछड़ गई थी। हर दिन एक नई खुशबू लाता था। कभी नोट्स बनाने का वक्त, कभी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ने का सुकून। मैंने फिर से सपने देखना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, अब मेरे साथ कोई था जो ना सिर्फ मेरे साथ चलता था, बल्कि मेरी रफ्तार का ख्याल भी रखता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा कि तुम्हारी आंखों में कई कहानियां छुपी है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। मैंने कहा, और जब तुमने कहा था कि मेरी खामोशी तुम्हें बेचैन करती है, तब मुझे पहली बार लगा कि मेरी चुप्पी भी किसी के दिल में आवाज बन सकती है। हम दोनों चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में जो बातें थी, वो शब्द से कहीं गहरी थी। अब मैं सिर्फ दुल्हन नहीं थी, ना सिर्फ किसी की बेटी या बहू। मैं अब वो लड़की थी जो खुद से जुड़ी थी, जो अपनी राह खुद चुनती थी। मैं अब भी चुप रहती थी, लेकिन उस चुप्पी में अब हौसले की आवाज थी, सपनों की गूंज थी, जिंदगी की सदा थी। एक सर्दियों की सुबह थी। सूरज हल्की रोशनी बिखेर रहा था और कमरे में धूप छन छन कर आ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में किताब थी, लेकिन आंखें कहीं और। बाहर आसमान में एक पक्षी पंख फैलाए उड़ रहा था। मुझे अपनी पुरानी खामोशी महसूस हुई, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। अब उसमें दुख नहीं, सिर्फ सुकून था। मैंने सोचा, कितनी दूर आ गई हूँ। वो लड़की जो हर बात पर चुप हो जाती थी, जिसके आंसू तकिए में समा जाते थे, आज वो अपनी हर सांस को महसूस करती है। न किसी से इजाजत मांगती है, न खुद को बोझ समझती है। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आया, हाथ में 2 कप चाय। मेरे लिए हमेशा की तरह दालचीनी वाली चाय। वो मेरी पसंद याद रखता था, हर छोटी बात, मेरा मूड, मेरी चुप्पी के पीछे का एहसास। उसने कहा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बदल दिया। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बोलती नहीं थी, इसलिए कुछ समझा नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं चुप रही। शायद यही खामोशी थी जिसे वो अब शब्दों में बयां कर रहा था। तुमने वो सब सहा जो किसी के लिए असहनीय होता है। ताने सुने, रिश्तेदारों के जख्म झेले, माँ की कमी में बड़ी हुई, और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन तुमने बोलना सीखा, न चीख कर, न इल्जाम लगाकर। तुमने बस अपने वजूद को पहचाना और खुद से दोस्ती कर ली। मेरे दिल में जैसे कोई घंटी बजी, खामोश लेकिन साफ। मैंने अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोका। ये आंसू दुख के नहीं थे, शुक्र के थे। खुद के लिए, उस शख्स के लिए जिसने मेरी खामोशी को गुनाह नहीं, हुनर माना। मैंने पहली बार उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी दोस्त हूँ। खुद से दोस्ती करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब मैंने खुद को पा लिया है। वो सर हिलाता रहा, जैसे दिल से मेरी बात को मान रहा हो। तुमने मुझे वो नजर दी जिससे कोई भी इंसान अंदर से देख सकता है। पहले मैं समझता था कि प्यार शब्दों को जताया जाता है, लेकिन तुमने सिखाया कि चुप्पी में जो ताकत है, वो गवाही बन सकती है। हम दोनों देर तक चुप रहे। वो चुप्पी अब बोझ नहीं थी। दो लोग एक कमरे में, एक माहौल में, लेकिन अब पूरे थे। मेरे दिमाग में पुराने दृश्य तेजी से आए। मौसी की डांट, त्योहार पर ना मिलने वाले कपड़े, नोट पर पड़ी मार, कॉलेज छोड़ने का दुख, और दरवाजे पर खड़े पापा। वो सब अब मेरी यादों का हिस्सा थे, लेकिन अब उन पर रोशनी थी। वो मुझे कमजोर नहीं करते थे, वो मेरे सफर की सीढ़ियां बन चुके थे। मैंने कहा, तुमने मुझे वो जमीन दी जिस पर मैं अपना आसमान तलाश कर सकी। मैं जानती हूँ कि चुप रहना हमेशा ठीक नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे वक्त दिया कि मैं खुद फैसला कर सकूं, कब चुप रहना है, कब बोलना है। वो मुस्कुराया, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की बात सुनकर गर्व महसूस करता हो। अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन मुझे अब शोर करने की जरूरत नहीं। मेरी आवाज को अब पहचान मिल गई है, और उसकी गूंज सबसे पहले मेरे अपने दिल में सुनाई देती है। उसने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी किसी दिन किसी और लड़की को हिम्मत देगी।
तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बोलती आंखें, ये सब किसी के लिए रोशनी बन सकता है। मैंने सर हिलाया। शायद हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को पूरा करना था और अब लगता है कि मैं पूरी हूँ। खामोशी के साथ, आवाज़ के साथ और सबसे बढ़कर खुद के साथ। उस पल मुझे समझ आया कि कहानियाँ सिर्फ वो नहीं होती जो सबको सुनाई जाती है। कुछ कहानियाँ वो होती हैं जो खुद को सुनाई जाती हैं और उनका अंजाम होता है आज़ादी। मेरी कहानी खामोशी और हौसले का एक ऐसा सफ़र है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण रास्ता दिखा सकती है। मैंने माँ को खोया, मासी के तानों में जिंदगी काटी और अपनी आवाज़ को बरसों तक दबाए रखा। लेकिन इस खामोशी ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि ताकत दी। दुख और दर्द इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत और सब्र साथ हो तो वही दर्द एक नई शुरुआत की नींव बन सकता है। मेरी चुप्पी को आदित्य ने सुना, मेरे जख्मों को समझा और मुझे खुद से दोस्ती करने का मौका दिया। सच्चा साथी वही है जो आपकी खामोशी को भी सम्मान दे और आपके सपनों को उड़ान दे। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, लेकिन सच ये है कि सही वक्त और सही इंसान के साथ हर खामोशी बोलने लगती है। मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई, खुद की पहचान और अपने फैसलों की आज़ादी वो रोशनी थी जो मैंने अपनी चुप्पी से पाई। इस कहानी का नैतिक ये है कि खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत हो सकती है। अपने दर्द को अपनी ढाल बनाओ, अपने सपनों को हकीकत का रास्ता दो और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की हर नज़र, हर ताना और हर जंजीर टूट जाती है और आपकी कहानी दूसरों के लिए रोशनी बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।